नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आज हम संविधान के भाग 5 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में दिए गए प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उप प्रधानमंत्री पर भी चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार यानी फिर से विचार करने के लिए कह सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध करता है और कहता है कि प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 जो 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ के अनुसार यह प्रावधान जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। यह प्रावधान इसीलिए किया गया ताकि मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा न हो पाए। इस प्रावधान से पहले राजनीतिक फायदे के लिए बहुत ज्यादा लोगों को मंत्री बना दिया जाता था। आगे यह अनुच्छेद कहता है किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के अयोग्य है, अपनी अयोग्यता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पहले हो की अवधि के दौरान मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य होगा। 10वीं अनुसूची के पैरा 2 में दल बदल यानी जिस राजनीतिक दल या पार्टी से संसद सदस्य या विधायक बना लेकिन फिर किसी दूसरे राजनीतिक दल में चले जाने के आधार पर अयोग्यता के बारे में बताया गया है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की इच्छा बनी रहने तक अपने पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति 30वीं अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीने तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि यानी कानून द्वारा समय समय पर निश्चित करे और जब तक संसद इस प्रकार निश्चित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। इन 2 अनुच्छेदों में ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया ही है कि अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों को करने में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आमतौर पर राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हालांकि संविधान यह अनिवार्य नहीं करता कि प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का ही सदस्य हो, वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। यदि प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे नियुक्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ता है। अगर लोकसभा में संघीय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है
तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, जिसे ही सरल शब्दों में सरकार का गिरना कहा जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके बारे में उसे विश्वास हो कि वह लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में संविधान में अलग से कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो या ऐसा व्यक्ति हो जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो, इसी के साथ वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो या 6 महीने के अंदर बन जाए। इसलिए प्रधानमंत्री में संसद सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की इच्छा बनी रहने तक अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यहाँ मंत्री में प्रधानमंत्री भी शामिल है, इसलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा बनी रहने तक अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब राष्ट्रपति की मनमर्जी नहीं होता, बल्कि यह होता है कि जब तक संघीय मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत हासिल रहे। सामान्यतः प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण करने की तारीख से लोकसभा के अगले चुनाव के बाद नए मंत्रिपरिषद के गठन तक पद पर बना रहता है। लेकिन जब संघीय मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, यानी लोकसभा में उसका बहुमत खत्म हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद सही प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। या इस्तीफा ना देने की स्थिति में राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर पद छोड़ सकता है। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि इस्तीफा देने पर भी सरकार गिर जाती है और पूरी संघीय मंत्रिपरिषद खत्म हो जाती है। यह नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे लेकिन मंत्री अपने पद पर बने रहें। वास्तव में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफा देने पर मंत्रिपरिषद विघटित यानी खत्म हो जाती है। वास्तव में प्रधानमंत्री ही संघ की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का वास्तविक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति के नाम पर उसकी अधिकांश शक्तियों का वास्तव में इस्तेमाल प्रधानमंत्री ही करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को नियुक्त करने, पद से हटाने या उनका इस्तीफा मंजूर करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों को बांटता है या किसी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज सकता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब राष्ट्रपति चाहता है कि मंत्रिपरिषद किसी विषय पर विचार करे तो वह प्रधानमंत्री को सूचना देता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलापों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को दे, और अगर राष्ट्रपति किसी ऐसे विषय पर प्रधानमंत्री से सूचना मांगता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए बाध्य होता है। जैसा कि मैंने बताया ही है कि मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त कर सकता है जो उस समय संसद का सदस्य नहीं है, किंतु ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, अन्यथा वह मंत्री पद पर बने नहीं रह सकता। मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 तरह के मंत्री होते हैं। पहली तरह के मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल के मंत्री या मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट, जिन्हें कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर्स या मंत्रिमंडल स्तर या कैबिनेट स्तर के मंत्री भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर संघीय मंत्रिमंडल या संघीय कैबिनेट या यूनियन कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष होता है। वास्तव में मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द को शामिल किया गया। दूसरी तरह के मंत्री होते हैं राज्य स्तर के मंत्री या राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री के अधीन भी नियुक्त किया जा सकता है और किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। जब राज्य मंत्री को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिलता है
तो वह कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता और वह उस विभाग का खुद अध्यक्ष होता है। कैबिनेट मंत्री के अधीन होने पर ये किसी बड़े विभाग में कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। तीसरी तरह के मंत्री होते हैं उप मंत्री यानी डेप्यूटी मिनिस्टर। ये राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। आजकल इनकी नियुक्ति बहुत कम या लगभग नहीं के बराबर होती है। महत्व के क्रम में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों में प्रधानमंत्री सबसे ऊपर होता है। प्रधानमंत्री के नीचे कैबिनेट मंत्री यानी मंत्रिमंडल के मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्रियों से नीचे राज्य मंत्री आते हैं और राज्य मंत्रियों के नीचे उप मंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को मिलाकर सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। सरकार के ज़्यादातर फैसले प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री ही कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही उस विभाग के राज्य मंत्री को शामिल किया जाता है जिससे फैसला संबंधित होता है। लेकिन यह कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है बल्कि राजनीतिक और व्यवहारिक प्रक्रिया है। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो बिना किसी मंत्री से सलाह लिए ही निर्णय कर सकता है। अनुच्छेद 74 में कहा ही गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इस तरह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। इसीलिए मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए फैसलों के प्रति जवाबदेह होता है, भले ही उस फैसले में सीधे तौर पर उसकी भागीदारी हो या ना हो। वह यह कहकर नहीं बच सकता कि यह फैसला लेते समय मुझसे तो पूछा ही नहीं गया था, या मैं बैठक में नहीं था, या मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। इसी के साथ मंत्री जिस विभाग में नियुक्त होता है उस विभाग के फैसलों के लिए भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई भी मंत्री अपने विभाग के कामों के लिए अधिकारियों पर दोष लगाकर बच नहीं सकता। मंत्री के विभाग के मामलों के संबंध में संसद में उससे सवाल पूछे जा सकते हैं जिनका उत्तर मंत्री को देना अनिवार्य होता है, लेकिन कुछ मामलों में वह जनहित या गोपनीयता के आधार पर जवाब देने से मना कर सकता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का प्रत्येक मंत्री सभी के फैसलों के लिए जवाबदेह यानी सामूहिक उत्तरदायित्व और खुद के विभाग के फैसलों के लिए जवाबदेह यानी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोनों तरह से जवाबदेह होता है। संघीय मंत्रिपरिषद को ही संघ कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति होती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। मंत्रिपरिषद ही देश के प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विदेशी देशों से संबंध आदि नीतियां बनाता है। इस तरह मंत्रिपरिषद द्वारा बनाई गई नीतियों द्वारा ही देश का शासन चलता है। प्रधानमंत्री की तरह ही मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहता है और लोकसभा के नए चुनाव के बाद जब तक नया मंत्रिपरिषद नहीं बन जाता। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य प्रधानमंत्री से मतभेद होने के कारण राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर पद छोड़ सकता है या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करके उसे पद से हटवा सकता है। जब लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ऐसा ना करे तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में समझने के बाद अब हम उप प्रधानमंत्री यानी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भारत में कई बार उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए संविधान के अनुसार उप प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। जिस व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है वास्तव में वह कैबिनेट स्तर का मंत्री ही होता है। उप प्रधानमंत्री का पद राजनीतिक कारणों से सहयोगियों को खुश करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन आधिकारिक रूप से वह कैबिनेट मंत्रियों की ही तरह केवल कैबिनेट मंत्री की हैसियत से ही और खुद को मिले विभागों का काम करता है। इसे सरल शब्दों में इस तरह समझाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री अपने जिस सहयोगी को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समझता है उसे कैबिनेट मंत्री बनाकर लोगों के सामने उसे ही उप प्रधानमंत्री कहता है। उसका महत्व बढ़ाने के लिए उसे कई महत्वपूर्ण विभागों का कामकाज सौंप देता है और अक्सर उसकी बातों को महत्व देता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को मिलाकर ही भारत सरकार या देश की सरकार या संघ सरकार
या केंद्र सरकार कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।